नोएडा की पावन भूमि से मैं मंच संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी एवं वरिष्ठ पत्रकार एनसाइक्लोपीडिया से आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी नोएडा खबर.com के तमाम पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों का खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। आज जिस विषय पर चर्चा करने हेतु हम सब अपने गणमान्य अतिथियों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, उस चर्चा का विषय है नोएडा में जल संकट व गुणवत्ता पर चर्चा। इससे पहले कि इस चर्चा को मैं आरंभ करूं, मैं अपने अतिथियों के बारे में बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम आदरणीय श्री सिमाकांत श्रीवास्तव जी, जो पूर्व चीफ इंजीनियर नोएडा एवं पूर्व जीएम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सिमाकांत जी। नमस्कार। नमस्कार। और साथ ही हमारे साथ राजीवा सिंह जी हैं, जो अध्यक्ष नोफा के गणमान्य सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं नोएडा में। आपका बहुत बहुत स्वागत राजीवा जी। सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद अतुल जी। सर विनोद शर्मा जी, मैं हैंड ओवर आपको करता हूं, कृपया इस वार्तालाप को आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, और आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत अभिनंदन। आज का जो बड़ा विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगले महीने से गर्मियां शुरू होने वाली हैं, और जब भी गर्मियां आती हैं तो मुझे याद पड़ता है कि गर्मी से पहले वाटर सप्लाई कैसे बेहतर हो उस पर काम किया जाता है। और क्योंकि नोएडा में 2004 से पहले मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का प्रचलन नहीं था, ज्यादातर 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंगें नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हाई राइज बिल्डिंगें 2004 के बाद बढ़ी, और जैसे जैसे हाई राइज बिल्डिंगें बढ़ी तो पानी का संकट आया। हालांकि पानी को लेकर कई योजनाएं बनी, जिनमें वाटर हार्वेस्टिंग भी था, साथ में यमुना के किनारे रिजर्वायर बनाए गए, गंगा जल आया, तो ये सब चीजें थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जो हमारे सामने चुनौतियां आ रही हैं, उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं राजीवा सिंह जी से बात करूंगा, समाकांत जी से उसके बाद करूंगा कि राजीवा सिंह जी, जो आपके यहाँ हाई राइज बिल्डिंगें हैं, उनमें जो पानी की गुणवत्ता को लेकर चर्चा होती है और किस तरह की पानी का प्रेशर है, वो क्या है, थोड़ा अपने क्षेत्र के बारे में बताइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुक्रिया कि इस प्लेटफॉर्म पे आप लाए हैं हमें, और दूसरी चीज के इस मुद्दे को उठाया है जो पानी से रिलेटेड है। तो मैं इसको ओवरऑल एक थोड़ा सा जो आपने प्रश्न उठाया है उस पर जरूर मैं रोशनी डालूंगा, लेकिन जो ओवरऑल जो सिनेरियो चल रहा है पानी का, उस पर थोड़ा सा पहले मैं बोलना थोड़ा सा चाहूंगा। एक तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा जो है हमारे पास पानी के ऊपर, रिपोर्ट्स जो है वो क्या कहती हैं। दूसरा, जो ये जो संकट है इसके रीजंस क्या है। तीसरा, जो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल है। और चौथा, जो सिटीजन्स का जो हमारा रोल है, जो आम आदमी का रोल है। तो ये चार भागों में जो है, तो इसको मैं बहुत ही फर्स्ट टू जो है बहुत जल्दी से उसको मैं जस्ट ट्राई टू कवर करना है तो कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो जो 2018 में नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी कि जो जल स्तर है, जो ग्राउंड लेवल वाटर है, जो नोएडा और उसके रीजन का, वो कम होता जा रहा है, और 2030 तक जो है कहा जाता है कि लगभग 40% लोगों को पानी नहीं मिलेगा। एक ये रिपोर्ट है, अब क्या है एक्चुअली में कितना है वो मैं नहीं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, बट 2030 तक अगर ये इस तरह सत्य रिपोर्ट है और एनालिसिस एकदम करेक्ट है, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है इस समय, काफी अलार्मिंग सिचुएशन है। नोएडा जो आता है एक सिटी 255 के करीब, 250 या 255 के करीब सिटीज हैं इंडिया में, जो कि एक उसमें आई हुई है, रेड अलर्ट में आई हुई है कि पानी कम होता जा रहा है। अच्छा, ये तो एक चीज हुई बैकग्राउंड जो है इसका। दूसरी चीज आती है रीजंस हम जो ढूंढ रहे हैं कि क्या हुआ। आपने बहुत अच्छी तरह से पॉइंट किया कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगा, जो नोएडा एक ऐसा शहर है, एक डेवलपिंग सिटी है, टाउनशिप है, जहां पर माइग्रेशन लोगों का अलग दूसरे स्टेट्स से, दूसरे सिटीज से काफी ज्यादा है। जो इन्फ्लक्स ऑफ पॉपुलेशन जो है यहाँ पर, जॉब सीकर्स का, वो काफी आ रहे हैं और बहुत ही हाई इन्फ्लक्स है। तो इसका मतलब पहली चीज क्या हुई, जो ग्रोथ है वो एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ होती जा रही है इस टाउनशिप की, और हुई है पिछले 6, 7, 8 सालों में जो है कि नॉट इन अ वेरी प्लान्ड मैनर। मतलब भाई इतनी भीड़ अचानक आ जाएगी, तो वो एक ग्रोथ जो है सिस्टमैटिक ग्रोथ हो नहीं पाई है। तो वो केवल जल के लिए नहीं है,
वो हर एक चीज में आती है कि हमारे पास ग्रीनरी है कि नहीं, हमारा ट्रैफिक का क्या हिसाब है, हमारे बिजली का वो है कि, तो वो सारी चीजें उससे इफेक्ट होती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पानी पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बहुत चीज आई कि उस अर्बनाइजेशन से ये जो सडनली ग्रोथ आई है, उससे हाई राइज भी बढ़ी है, क्योंकि हाई राइज जो वर्टिकल लिविंग है वो ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्योंकि इजी रहता है लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें देखते हुए इससे क्या हुआ, जो अर्बनाइजेशन हुआ उससे जो ये कमियां आनी शुरू हुई, क्या हुआ है कि बहुत काफी हद तक काफी जगह पर जो है जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन भी हुआ है। पॉन्ड्स जो थे, रिजर्वायर्स जो थे, आपने रिजर्वायर्स की बात करी, वो भी भर गए, गड्ढे भर के वहां पर मकान मंजिलें बन गई हैं। कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया है पूरे शहर का, समाज पूरे शहर का कॉन्क्रीट। तो जो क्या है, जो हमारी ग्राउंड लेवल जो वाटर एक्सट्रैक्शन तो वहीं, और अंदर जा ही नहीं पा रहा है पानी। तो वो एक समस्या बहुत आ गई है कि हमें जो पानी का जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे होता जा रहा है। दूसरा इससे थोड़ा सा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रहा है, जो गंगा जल का भी है, उसमें गंगा जल देख रहा है, वेटलैंड्स क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। अभी मुझे याद है कुछ साल पहले की बात है, जो अर्लियर हमारे डीएम थे, बीएन सिंह के जी के टाइम में, जब आई थिंक समाकांत जी भी उस टाइम रहे होंगे जब बीएन सिंह जी थे, तो उन्होंने 1000 पॉन्ड्स का या कुछ उन्होंने घोषणा करी थी कि पॉन्ड्स बनाए जाए यहाँ पर। तो उसका एक ऑडिट होना चाहिए। अभी हमारे पास तो ऑडिट नहीं है, कितने बन चुके हैं कितने नहीं, लेकिन हाँ उस पर कार्य करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज बोलना चाहूंगा मैं, पॉलिसीज बनती हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो पा रहा है कि नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। अभी जैसे आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करी, ठीक है, पानी जाना चाहिए। एक कानून है हमारे यहाँ के हर एक प्रत्येक जो घर होता है, सर्टेन जो उसका स्क्वायर मीटर का वर्ग है उससे ऊपर, उसको हर एक को अपना एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, होगा। लेकिन वो एक्चुअल में काम कर रहा है कि नहीं, पानी जल स्तर नीचे जा पा रहा है कि नहीं, और ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए जो ज्यादातर जो हाई राइज सोसाइटीज है, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ देम 30% तो जो गंगा जल आता है वो यूज करते हैं, और 70% अभी भी वो ग्राउंड वाटर यूज करा जाता है उनके लिए। इसके बाद लास्टली आती है जो मैं अपना जो मैं ओपनिंग स्टेटमेंट देना चाह रहा था, कि उस क्वालिटी ऑफ वाटर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जल की अभी क्या हो गया है कि जो जैसे आरओ सिस्टम्स यूज कर रहे हैं सारे के सारे, उससे वाटर वेस्टेज भी है। कुछ बिहेवियरल चेंजेस लाने की जरूरत है सिटीजन्स का। जब मैं बात करता हूँ हमें क्या करना है, हमें हमारा रोल क्या है एज सिटीजन्स, कि हमें भी उस पर अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि पानी वेस्टेज ना हो, किस तरह से उसको हम मिनिमम उसको वेस्ट हो वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जब क्वालिटी ऑफ वाटर अच्छी होगी तो हमें आरओ सिस्टम्स भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो एक इम्प्रूवमेंट जो है वो भी चाहिए कि जो पानी की क्वालिटी है, जो टीडीएस वैल्यूज जो बोलते हैं 2000 तक जाती हैं टीडीएस वैल्यूज, उसके रीजंस क्या है वो मैं उस पर नहीं बोल रहा हूँ कि इट कुड बी बिकॉज ऑफ जो ग्राउंड हमारा, ये हो सकता है क्वालिटी ऑफ जो सॉइल्स जो नीचे हैं या उस तरह की, उसकी वजह से टीडीएस इतना हाई टीडीएस आ रहा हो, बट सर्टेन टीडीएस वैल्यूज जो सेहत के लिए अच्छी भी नहीं है। तो ये इन चीजों पे हमें काम करना है। एंड यही मैं एज अ ओपनिंग स्टेटमेंट, ओपनिंग रिमार्क मैं इस पे देना चाहूंगा विनोद सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी रहते हैं सेक्टर 82 में शायद, और अतुल जी पानी के बारे में, पानी की क्वालिटी और पानी का प्रेशर, क्योंकि अमूमन वहां तो शायद प्राधिकरण की ही पाइपलाइन से जाता है, और एक बड़ा चर्चा का विषय ये भी है कि इस समय जो नोएडा को बसे हुए 45 साल हो गए हैं, कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जहां पे पानी की लाइन बहुत पुरानी हो गई है और उनकी बराबर नई लाइन डालने की जरूरत है, या जो अगर खराब है तो उनकी सफाई की नियमित रूप से हर साल सफाई की जरूरत होती है। तो अतुल जी जरा बताइए अपने सेक्टर 82 के बारे में, और आसपास जो भी आपकी जानकारी थोड़ा सा शेयर करें, उसके बाद हम समाकांत जी से बात करेंगे। जी विनोद जी, मैं अपनी वक्तव्य को बहुत ही छोटा रखते हुए कि क्या समस्या है उस पर मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि 130 करोड़ 40 करोड़ की जनसंख्या, हम समस्या पे बोल सकते हैं। बात जैसा राजीवा जी ने कहा कि हमें केवल और केवल समाधान पे ये गोष्ठी करनी है, तो समाधान अगर मैं अपना विनोद शर्मा जी बताऊं कि राजीवा जी से मेरी पहली फिजिकल मुलाकात जब हुई थी, तो उनसे पहली चर्चा मेरी वर्षा जल संचय प्रणाली पर ही हुई थी। अगर राजीवा जी को याद हो, इनके पास मोबाइल में डेटा था और इन्होंने प्रेजेंट किया था, एक एचसीएल का इवेंट था सेक्टर 9 में। तो मैं थोड़ा सा डेटा मैं भी रखना चाहूंगा राजीवा जी कि हमारे और समाकांत जी इसमें अगर समर्थन करें कि हमारे जो नोएडा में गंगा वाटर 240 एमएलडी का आता है,
पर डे, जो 192 एमएलडी सिद्धार्थ विहार से आता है गाजियाबाद से, और 48 एमएलडी प्रताप विहार से आता है, और 100 एमएलडी हम लोग नॉर्मल पानी उसमें मिलाते हैं। तो हमारे नोएडा में लगभग 2 मास्टर अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर हैं जो सेक्टर 65 और 69 में है, 6 एरिया अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर है और 32 जोन अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, और राजीवा जी ने जो बताया कि 1 वर्ग स्क्वायर मीटर से ऊपर वो है 300 वर्ग स्क्वायर मीटर, जो उत्तर प्रदेश में वाटर पॉलिसी बनी हुई है, विधान सभा से पारित है, लेकिन वो कितना फॉलो होता नहीं फॉलो होता उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बिहेवियरल चेंज पे कहा कि आरओ जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, टीडीएस जो टोटल डिसॉल्व सॉल्ट है, उस पर अगर हमें, जो मैंने एक प्रण लिया हुआ है सर कि जब अभी मैं फ्लैट कल्चर में हूं, जब कभी अपना घर बनाऊंगा, भगवान के जैसे प्लॉट ले लिया है, तो मेरा जो एरिया है वो 300 से आधा है, लेकिन उसमें फिर भी मैंने ये कहा है कि मैं एक वर्षा जल संचय प्रणाली का जरूर उसमें बनाऊंगा, और आरओ का जो पानी जो मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा, 100% उसको मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, चाहे मॉबिंग पर्पस हो, यूटेंसिल वॉशिंग पर्पस हो, कार वॉशिंग पर्पस हो, तो उसकी एक जो पाइप है कनेक्शन, वो मैं अपने बगीचे में जरूर दूंगा, ताकि कंटिन्यूस डेली उसमें पानी जाता रहे और मुझे कहीं एक्स्ट्रा पानी उसको यूज करना ना पड़े। तो ये समाधान मैंने अपना लिया है। और दूसरा समाधान सर, पहले जब मैं 5 साल हो गए मुझे भी नोएडा बसे हुए, और 46 वर्ष हो गए नोएडा को बसे हुए, 17 अप्रैल 1976 में बसा। तो सर पानी में जो मैं देखता हूं कि कई लोग जो है कार वॉशिंग, और राजीवा जी समाकांत जी भी देखते हैं सोसाइटी में कि कार वॉशिंग पे लोग पाइप लगा के कई घंटों से यूज कर रहे हैं। तो एक बिहेवियर चेंज मैं अपने में लेके आया कि 25 लीटर का सर बकेट होता है, मुझे 2 बार बकेट लेके जाना पड़ता है 50 लीटर में, यानी मेरा कम से कम 10-15 मग में मेरी गाड़ी आराम से धुल जाती है सर, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो ये मैंने बिहेवियर चेंज अपने अंदर लेकर आया सर। समाधान पे ही बात करूंगा, सरकार में हम है नहीं, सरकार को केवल हम सजेशन दे सकते हैं कि सर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर बिल्कुल। जो 300 पर है उससे अगर आप करिए, नहीं करते तो बीइंग नागरिक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस पर करूं। और अभी जब विनोद जी से मेरी बात हुई, राजीवा जी का भी पिंग आया, तो मैं सर भंगेल में, मैं आपको फोटोग्राफ भी 1 to 1 भेजूंगा, मैं भंगेल में पोस्टर बना रहा था, वॉल पेंटिंग कर रहा था कि जल ही कल है, और फटाफट मैं, मेरी मैडम है डॉली रमाकांत जी और राजीवा जी जानते होंगे, तो वहां बना रही हैं, और वो मैं छोड़ के फटाफट से एपिसोड करने आया। तो ये मैं अपनी काम करता रहूंगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये है तो ये सबके लिए हो, बस इसी बात पर दुनिया से जंग हमारी जारी है। मैं कतरा होकर भी तूफानों से होड़ लेता हूं, मुझे बचाना अब समुद्र की जिम्मेदारी। ओवर टू विनोद शर्मा जी। वाह भाई वाह। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम 2 नदियों के बीच में रह रहे हैं। एक तरफ यमुना नदी है, एक तरफ हिंडन नदी है, और हम अपने सामने दोनों नदियों को मरते देख रहे हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। रही बात ये कि हम नोएडा शहर को, क्योंकि मैंने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ये जिक्र था कि अगर कभी भी इस क्षेत्र में भूकंप आता है तो ये क्षेत्र दलदली वाला है, क्योंकि यहाँ रेतीली जमीन है। अभी समाकांत जी आंकड़े बताएंगे कुछ। तो यहाँ बिल्डिंगें गिरेंगी नहीं, यहाँ धसेंगी, नीचे जाएंगी। पता चला कि 15 मंजिल बिल्डिंग जो है वो टॉप पे आ गई, बाकी सब नीचे चले गए। ये एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्ट में है, पूरे दिल्ली एनसीआर की जो रिपोर्ट है। और गुड़गांव के लिए लिखा है कि वहां पानी का अभूतपूर्व संकट होगा, क्योंकि वहां पे कोई नदी नहीं है। ये हमारा सौभाग्य कि हम नदी को बचाएं। और नदी के साथ साथ जो बात हुई है कि वाटर हार्वेस्टिंग वाला, अगर हम पब्लिक सेक्टर वाली जगहों पर, कम्युनिटी सेंटर जितने भी हैं पूरे नोएडा में, जितने भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की छत हैं, उन सब पर अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग को कंप्लीट अनिवार्य रूप से लगाएं, तो मेरे ख्याल से इसमें काफी कुछ हद तक सफलता मिलेगी। हाँ समाकांत जी, अब आप बताइए कि आपने, जब हम पिछली बार हम मिले थे, चर्चा हुई थी कि नोएडा जो है जब 1976 में बना था तो 10, 15, 12 फुट पे पानी था। सेक्टर 15 में, नया बांस में 12 फुट था, और अब मेरे ख्याल से 200 फुट, 250 फुट तक चला गया है। तो थोड़ा आंकड़ा भी हमें बताएं, और क्या प्लानिंग की थी, कितनी आबादी के हिसाब से की थी, थोड़ा सा बताइए जी। मैं सबसे बड़ी बात तो आज बड़ा अभिभूत हूँ आप सब लोगों की, जो इतना ज्यादा कंसर्न है वाटर सप्लाई के प्रति, उसको देख करके। और मैं आज बहुत सारी बातें, क्योंकि इसमें आज राजीवा जी भी हैं, अतुल जी पहली बार मेरे साथ है, विनोद जी आपसे तो हमारे साथ पिछले 20 साल से लगातार चर्चा होती रही है। बिल्कुल। और आपने मुझको इस बैठक में आने के लिए आमंत्रित किया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को नोएडा की प्लानिंग के बारे में बता पाऊँ। मैं ये बता दूं कि मैं 2001 में नोएडा प्राधिकरण में मैंने ज्वाइन किया, और सीधे मेरी जो तैनाती है वो जल विभाग में हो गई। और इसके पहले मैं 16 साल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में कार्यरत रहा। मेरा किसी भी विषय में अंदर तक घुसना, उसकी प्लानिंग करना, ये मेरा
अपना एक शौक रहा है शुरू से, और मैंने यहाँ पर भी जो किया है, मैं बहुत टू द पॉइंट बात करूंगा, जिससे सिर्फ वाटर सप्लाई की समस्या का मैं आज उसके बारे में लोगों को बता पाऊं। जब मैं यहाँ आया तभी से ये बात, दोनों बातें थी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, कि कैसे यहाँ की क्वालिटी इंप्रूव की जाए और कैसे हम क्वांटिटी को भी इनहेंस करें जिससे वाटर की समस्या ना होने पाए। सो एक ही चीज थी उस समय जो दिमाग में चल रहा था, क्योंकि ये जो एरिया था नोएडा का, यहाँ के जो वाटर की जो क्वालिटी है, जो वाटर एनालिसिस रिपोर्ट्स थी, वो ये कहती थी कि यहाँ पे टीडीएस, जब हमने टेस्ट इसका करवाया, फिर हम लोगों ने इसका पूरा सर्वे कराया उस समय, ये 2003 और 4 की बात है, तो ये आया कि यहाँ पर हमें 10% से लेके 71% तक कि डाइल्यूशन अगर हम करते हैं, देयर वाज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर पब्लिक सप्लाई सिस्टम, कि आप सिर्फ यहाँ पे डाइल्यूट कर करके इसके टीडीएस को कम कर सकते थे, देयर वाज नो अदर मेथड। सो सब यहाँ पर इस चीज के एनालिसिस हमारे वापकोस हमारे कंसल्टेंट थे, और मैं ही उनको, मतलब मेरी गाइडेंस में, चूंकि मास्टर प्लान यहाँ के तैयार हुए थे, नोएडा वाज द फर्स्ट सिटी टू प्रिपेयर देयर सर्विसेज मास्टर प्लान, मींस वाटर सप्लाई मास्टर प्लान, सीवरेज मास्टर प्लान, ये दोनों हमने तैयार कराए। 2005 में हमारा मास्टर प्लान बनके तैयार हो गया था 2021 तक के लिए, और 2031 तक का जो मास्टर प्लान है 2031, वो हमने 2013 में तैयार करा दिया था। अभी जितना भी काम नोएडा में हो रहा है उसी के बेसिस पे हो रहा है। सबसे बड़ी जो बात थी कि कैसे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों को कैसे एड्रेस किया जाए, तो क्वालिटी को एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी था डाइल्यूशन, और वो भी गंगा वाटर का डाइल्यूशन, इसलिए गंगा वाटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर के हम लोग आए, और हम लोगों ने 2005 में एक ट्रायल के तौर पे 48 mld गंगाजल ला करके हम लोगों ने यहाँ पर उसको मिक्स कर करके सप्लाई करना शुरू किया, और उससे उत्साहित होकर के, चूंकि वो बिल्कुल सफल, हम लोगों की सफल योजना थी, तो सेकंड फेज में फिर हम 192 mld का 80 क्यूसेक का एक हम और प्रपोजल लेके आए, जिसको अभी अतुल जी बता रहे थे कि 240 mld हमको मिल रहा है। इसमें हम लोगों को दो चीजें क्रिएट करनी थी, जिसमें एक इंटरनल इंफ्रा था बनाना था जो गंगा जल के लिए, और दूसरा जो ट्रीटमेंट प्लांट था जो हम लोगों ने गाजियाबाद में, जिसका नाम उन्होंने लिया सिद्धार्थ विहार, और जो हमारा प्रताप विहार है, वो दोनों जो नाम लिया उन्होंने, वहां पे हमारे ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। मैं एक मोटी मोटी बात ये बता दूं कि जो पूरा उस पे जो वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, जो वाटर है, वाटर की अगर आप कहोगे कि कितने परसेंट वाटर, तो 97% सलाइन वाटर है पृथ्वी पर, सिर्फ 3% ड्रिंकिंग वाटर है। 3% में भी 71% जो पानी है वो ग्लेशियर से हमारे पास में उपलब्ध है इस धरती पर, और 11% 800 मीटर के नीचे 11% धरती के, और 800 मीटर के अबव भी 11% है। 1% सिर्फ लेक में और रिवर में अवेलेबल है। तो प्लानिंग भी, मैं ये समझता हूं कि हमारी प्लानिंग भी उसी तरह से होनी चाहिए कि हम इसी तरह से यूज भी करें। और जो पानी, जैसा मैंने आपको पहले भी विनोद जी पिछली भी मीटिंग में कहा था कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि अगर हम पानी को, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको पिगी बैंक की तरह रखें, हम तब तक उस पानी को ना निकालें ना यूज करें जब तक हमारे पास कहीं और पानी दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस कॉन्सेप्ट पे ही प्लानिंग नोएडा की गई है, और इस प्लानिंग को करने के पीछे हम लोगों ने गंगा जल की जो प्लानिंग की, उसमें हमारी जो टोटल गंगा जल की, आपको मैं ये बता दूं, 2021 तक हमारी डिमांड 600 mld उस समय इस आधार पे बनाई गई थी, यहाँ पे 20 लाख की पॉपुलेशन होगी और लगभग 10 लाख के आसपास फ्लोटिंग पॉपुलेशन होगी। 2031 तक हमारा जो मास्टर प्लान है वो 25 लाख पॉपुलेशन की प्रोजेक्शन दे रहा है। हमने उसको अपनी वाटर सप्लाई की प्लानिंग के लिए 30 लाख लेकर के हम 20% का कुशन लेके चले थे। हमने कोई भी प्लानिंग ऐसी नहीं की है विनोद जी जो अनावश्यक आर्थिक बोझ प्राधिकरण पर डाले। सिर्फ 5% के सेगमेंट में प्लानिंग है, और आज की तारीख में हमारे पास 2021 तक 330 mld गंगा जल हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 330 mld जो गंगा जल है, ये किसी भी समय नोएडा को उपलब्ध हो सकता है। ये कंप्लीशन पे है प्रोजेक्ट, लेकिन अभी इसमें हमें एडिशन और करना है। बाय द वे हमारी पॉपुलेशन भी 20 लाख नहीं पहुंची है, तो वी हैव 3-4 ईयर कुशन। ये जो आगामी 4 साल है विनोद जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज्यादा काम होना है। मुझे लग रहा है इसमें हम लोग थोड़ा सा इस समय पीछे प्राधिकरण चल रहा है, और प्राधिकरण को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
ये जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं ये पिछड़ने ना पाए और इस पे पूरा फोकस रहे। अभी जो 90 MLD और गंगाजल हमें मिलने जा रहा है, ये गंगाजल मिलने के लिए हमारा प्राधिकरण का जो अपना इंफ्रा तैयार हो रहा है अभी ये इनकम्प्लीट है, जो एक्सप्रेसवे साइड का है, जिसके ऊपर हाँ बिल्कुल ये अभी इनकम्प्लीट है। और ऐसा नहीं है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ 5% वर्क बाकी है। लेकिन वो 5% वर्क जो कि यहाँ पे मेट्रो आने से जगह जगह उसकी जो लाइनें डाली गई थी, काफी पहले से वो प्रोजेक्ट चल रहा था, वो सब डैमेज हुई पड़ी हुई। और मुझे लगता है कि उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर बनाने की जरूरत है। वहां प्राधिकरण लैग कर रहा है इस समय, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ। तो वो जिस दिन भी ये 5% जो रिमेनिंग वर्क है ये कंप्लीट हो जाएगा, हमें लगता है अगले अगर 6 महीने के अंदर भी कर लेते हैं, तब तक उत्तर प्रदेश जल निगम 90 MLD गंगाजल और उपलब्ध करा देगा। तब हमारा 330 MLD गंगाजल उपलब्ध हो जाएगा, जो हम पूरा ले पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा वो 4th फेज और 5th फेज है, जो अभी हमें इसके बाद भी 96 MLD का हमारा 4th फेज है। 96 MLD, हाँ 96 MLD उसमें चाहिए, और उसके बाद 142 MLD हमको 5th फेज में चाहिए। मतलब 2031 तक के लिए जो मेरी प्लानिंग है, वो मेरी प्लानिंग थी 568 MLD गंगाजल उपलब्ध कराने की। 559 MLD गंगाजल जब आपके पास उपलब्ध होगा तो आप 71% जो क्वांटिटी, जो टोटल डिमांड होगा उसका 71% आपका पास में सरफेस वाटर उपलब्ध होगा। अब ये 71% जो सरफेस और इसके बाद 29% आपको व्यवस्था और करनी है। उस व्यवस्था में हमारे को 11 रेनी वेल्स हैं। इन्हें ये रेनी वेल्स हमारे इस समय खराब होने की पोजीशन में है। दे आर नॉट इन ए वेरी गुड शेप नाउ, काफी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। उन सब की इस समय रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। ये 11 के 11 रेनी वेल जो हैं, ये जो यमुना का पानी नीचे जाता है, ये उसका एक स्टेटा उसके बैंक पे बनता है। इसलिए इस रेनी वाज द साइंटिस्ट जिसने रेनी वेल का इन्वेंशन किया था, और ये बहुत ही सक्सेसफुल होने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपकी यमुना रिवर में से इतना पानी इकट्ठा हो जाता है जो आप वहां से वो पर्कुलेट करके नीचे जाता है। अब यहाँ पर यही है कि आपको उसके क्वालिटी को देखते हुए, यमुना की क्वालिटी को देखते हुए, आपको उसमें जो रेनी वेल्स बने हुए हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के साथ साथ उनमें ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाने पड़ेंगे। अगर ये ट्रीटमेंट प्लांट जो उसके जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी एनालिसिस के बाद वो वहां प्रोवाइड कर दे, तो 100 MLD आप वहां से आराम से ले सकते हैं। 100 MLD अगर उसको वहां से मिल गया, हमारी जो डिमांड है 20 लाख की पॉपुलेशन के लिए, वो डिमांड हमारी 600 MLD है। 600 MLD में मैं आपसे कह रहा हूं कि 400 क्या कहते हैं आपका 428 MLD जो है वो अभी हमको चाहिए होगा, और बाकी का यहां से हम ले लेंगे 100 MLD। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम करीब करीब पूरी कर लेंगे। यानी मैंने जो प्लानिंग की है उसमें ग्राउंड वाटर लेने के लिए सिर्फ इतना है कि हमारे ट्यूबवेल डिफंक्ट ना होने पाए, इसलिए 10% उनको भी ऑपरेशनल रखना है। उनको 10% पानी वहां से आप लेते रहे, उनको आप इंटरवल पे चला बीच बीच में, जिससे 10% आप वहां से लें। क्योंकि जब 20 आपके यहाँ 28 दिन के लिए बीच में एक बार दिवाली के पहले जस्ट ये पानी बंद करते हैं कैनाल की क्लीनिंग के लिए, तो उस पीरियड में लोगों को पानी की प्रॉब्लम ना होने पाए। तो मैं भी प्लानिंग का पार्ट आपको खत्म करके फिर उसके बाद बताता हूँ जो और सारे पॉइंट्स आए थे। तो इस तरह से हमारा इस समय सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए कि जो हमारी 3rd फेज की योजना है वो हम पूरी करें, और 4th फेज भी हमारा 2021 में पूरा होना था, लेकिन पॉपुलेशन अभी नहीं आए, तो हमें इस समय अप्रूवल इरिगेशन डिपार्टमेंट से इसकी अलॉटमेंट कराने का काम है अभी। अब वो अलॉटमेंट होने के बाद हमें उस परियोजना पे काम करना है, जिसमें 2 साल लगेंगे। तो अगर वो 2022 से इस पर काम शुरू हो जाता है और 2022 में हम उसको इस स्टेज पे ले आए कि एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट हो जाए, नवंबर दिसंबर तक भी अगर स्टार्ट हो जाए, तो बाय 2024 वी विल हैव एडिशनल 96 MLD गंगाजल। हमारे पास इतना सरफेस वाटर होता जाए कि हम जो है किसी भी सूरत में हमें अंडरग्राउंड जितना कम से कम ये वाटर यूज करना पड़े वो। अभी तो बात एक इसकी आई कि जो हमारा वाटर टेबल नीचे जा रहा है, जिसपे राजीव जी ने मेंशन किया नीति आयोग की रिपोर्ट को, ये तो फैक्ट है।
ऑल ओवर द कंट्री सब जगह वाटर एब्स्ट्रक्शन जितना हो रहा है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, कि आप अगर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कुछ गिफ्ट करके जाना चाहते हैं तो उनको अंडरग्राउंड वाटर कलेक्ट करके जितना रिचार्ज करके उनके लिए छोड़ पाए उनके लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ग्लेशियर उनके लिए नहीं बचेंगे। आपके पास आज ग्लेशियर्स है, आप उन ग्लेशियर्स के पानी को जो रिवर में आ रहा है, रिवर के माध्यम से जा रहा है, वो सलाइन हो जा रहा है, उसको यूज नहीं किया जा रहा है। तो आज सबसे ज्यादा फोकस उस पर देना है, कैसे हम सिर्फ सरफेस वाटर, मैक्सिमम सरफेस वाटर का यूटिलाइजेशन करें एंड रीयूज। अभी जैसे मैंने पिछली बार भी आपको उसमें बताया था कि सिंगापुर के पास तो पानी ही नहीं है, दे डोंट हैव ड्रिंकिंग वाटर। तो उनके यहाँ जो ब्रिटिश वहां पे कॉलोनी थी, तभी उन्होंने 2 एग्रीमेंट कर लिए थे मलेशिया के साथ में, और वहां पर उनका एक एग्रीमेंट खत्म हो चुका है 2011 में, एक 2061 में खत्म हुआ है। उन्होंने विनोद जी क्या प्लानिंग की हुई है कि जो 77% पानी है वो रिसाइकल्ड, जो रिक्लेम्ड वाटर है, 40% रिक्लेम्ड वाटर यूज कर रहे हैं, और अभी वो 50% पानी से काम चला रहे हैं, 10% सलाइन वाटर लेते हैं, उसको कर रहे हैं। तो ये जो रिक्लेम्ड वाटर, ये कुछ नहीं है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनसे जो ट्रीटमेंट होता है वो 4 स्टेज में ट्रीटमेंट होता है, और वो जो 4 स्टेज में ट्रीटमेंट होता है, वो 4 स्टेज का ट्रीटमेंट इस तरीके से सिर्फ एक चीज और इन्वॉल्व हो जाती है। आज जितने हमारे एसटीपी लगे, मैंने उसी एडवांस टेक्नोलॉजी के एसटीपी लगवाए सब। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट और आएगी, वो है माइक्रोफिल्ट्रेशन की आएगी, और एक यूनिट आएगी आरओ की आएगी। ये 4 स्टेजेस होती है इसकी। सबसे पहला जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, नंबर 2 पे माइक्रोफिल्ट्रेशन है, और नंबर 3 पे आता है कि अब आप इसको आरओ पे ले जाइए, और आरओ पे ले जाके चौथा है कि आप इसको अल्ट्रावायलेट रेज से इसका डिसइंफेक्शन कर करके आप इसको सप्लाई में ले आइए। और ये इतनी बढ़िया क्वालिटी का पानी, इसमें जरा सा भी किसी तरह का किसी को हिचकिचाहट की जरूरत ना हो। इसके लिए मैंने 54 पे एसटीपी जो 54 बना हुआ है, उस पे एक इसका छोटा सा नमूना बनवा दिया है। बच्चे आते हैं सीपीडब्ल्यूडी के जितने इंजीनियर्स हैं जो सेलेक्ट होते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में, उनकी सबकी ट्रेनिंग वहां पर होती है। उनको इतना अच्छा लगा सीपीडब्ल्यूडी वालों को, उन्होंने कहा कि सर आपने तो इतना बढ़िया यहाँ अरेंजमेंट कर दिया, अब उनके जितने बैच आते हैं सब वहां पे ट्रेनिंग लेने आते हैं। तो वहां पर हमने छोटा सा, आप अगर वहां पर कभी विजिट करें, मुझे नहीं पता इस समय क्या स्थिति है उसकी, आई होप कि लोगों ने उसको मेंटेन करके रखा होगा, जहां पर ये 4 स्टेजेस हैं। चारों स्टेज में सिर्फ हम अल्ट्रावायलेट से ना करके वहां पर उसको क्लोरीनेट, ऑनलाइन क्लोरीनेशन कर रहे हैं, और उससे वो निकाल करके वहां का पानी मैंने खुद पिया है। मैं इस मीटिंग में इसलिए इस बात को बोल रहा हूं कि ये आने वाले समय में हम लोगों को करना पड़ेगा, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और धीरे धीरे करें। अभी हम खाली 10% लेके हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम वहां पर दे दें, लेकिन हमें ये जो रिक्लेम वाटर है, इसको हम लोगों ने शुरू भी कर रखा है विनोद जी। जो हम लोग पानी ग्रेटर नोएडा में दिया, इंडस्ट्रीज को दिया पानी, बाहर की कंपनियों को सबको पानी दे रहे हैं, उनसे हमें रेवेन्यू भी आ रहा है। तो दूसरा जो है, हम अभी बड़ी चीजों पे बात कर रहे हैं, जो अभी आप लोगों ने जैसे कहा ना, घर में यूज में, कार वॉशिंग के लिए, ये सब जागरूकता की चीजें हैं। निश्चित रूप से इसमें बहुत ज्यादा लोगों को ध्यान देना चाहिए, हम बूंद बूंद बचानी चाहिए पानी। मैं आज भी बकेट से नहाता हूँ, मैं शॉवर यूज नहीं करता, क्योंकि मैं एक बकेट नहा लेता हूँ, या 1.5 बकेट लगती है, इससे ज्यादा पानी नहीं लगता। एक बात है, ये सब पर्सनल चीजें, सब जो जितनी कर सकता है उसको करना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने जो प्लानिंग में आज ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि नोएडा के लिए जो वाटर सप्लाई सिस्टम, सीवरेज सिस्टम की जो प्लानिंग है 2031 तक की, वो अपने में सिर्फ उसकी बहुत अच्छे से उसकी इम्प्लीमेंटेशन की सिर्फ जरूरत है। प्लानिंग पूरी पड़ी हुई है, उसी हिसाब से काम भी हो रहा है, शायद तभी हम लोग इन चीजों को फेस कर पा रहे हैं। जो अभी आप विनोद जी कह रहे थे 2004 के पहले, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग गंगा जल। हमारे पास जब गंगा जल था, आपको बता दें कि हम लोग पागलों की तरह फील्ड में वो एक्शन प्लान बना करके, और ट्यूबवेल हम पूरा रात हमारे आदमी पेट्रोलिंग करते थे कि कहीं हमारा ऑपरेटर सो तो नहीं है, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम पानी देना ये कोई आसान काम नहीं है। ये जो हमारे एम्प्लॉई हैं वहां पे 1,500 डिग्री वेजेस के, ये उनकी मेहनत। तो मेरा जो एक था कि क्वालिटी और क्वांटिटी, तो क्वालिटी को हम गंगा जल से एड्रेस करने की हमारी पूरी मास्टर प्लान हमारा बना हुआ है, और क्वांटिटी को एड्रेस करने के लिए जो एडिशन है, वो एडिशन हम सरफेस वाटर का कर रहे हैं, और 2031 तक की प्लानिंग है। इसमें बहुत सारे जो अभी जो लोकल
इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं, जिससे कंटेमिनेट हो जाता है पानी, कहीं भूरा आ जाता है, कहीं काला आ जाता है। ये सारी जो समस्याएं हैं इस तरह की, ये लोकल समस्या है जिनको दूर करना पड़ेगा। एक बात आपने पाइपलाइन की भी कही थी, पाइपलाइनें पुरानी हो रही। विनोद जी, मैं कहता हूँ निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी काम है। एक मिनट, समय 7 मिनट का है हमारे पास। आप 2 मिनट के बाद फिर जो हम थोड़ी देर बात करेंगे राजीव से और अतुल जी आई से। थिंक आई शुड स्टॉप नाउ। अभी जो क्वेश्चन आ जाए फिर उस पर अगर हमें जवाब देना हो ज्यादा बेहतर हो। परफेक्ट। हाँ ठीक है। हाँ, तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी आपने बात कही कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को गिफ्ट में ग्राउंड वाटर दे के जाएं, ये बहुत बड़ी बात है और इस पर पूरे नोएडा के शहर के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और अभी क्यों, हमें तो रहीमदास जी कह गए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। आज इस बात को गंभीरता से हम सोच रहे हैं। और देखिए, उस जगह का ध्यान रखिए जहां पे बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं। और अगर आज हमारे पास पानी उपलब्ध है और उसे बचा के रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे बच्चों के लिए एक बड़ी गिफ्ट होगी। राजीव जी, थोड़ा सा आप इस डिस्कशन में जो चीज निकल के आई है आपके सामने, आप भी कुछ कहना चाहेंगे जी? और राजीव जी, एक बिफोर यू बिगिन, आपसे रिक्वेस्ट है कि सर, आप हाई राइज सोसाइटीज का नेतृत्व करते हैं, तो सर कृपया हमें आंकड़ा बताएं कि कितनी हाई राइज सोसाइटीज में आपने अनिवार्यता वर्षा जल संचय प्रणाली लागू कर दी। ओवर टू यू सर। देखिए, बेसिकली ये एक तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लाइक टू कॉम्प्लीमेंट समाकांत जी, जो उन्होंने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। जो प्लानिंग का है, तो वी डेफिनेटली हैव अ वेरी स्ट्रांग प्लानिंग। जो उन्होंने बताया है कि प्लानिंग में हम लोग एकदम ठीक चल रहे हैं। लेकिन और दूसरी चीज उन्होंने, जो आपने भी विनोद जी बोली कि वंडरफुल टू दैट एक थॉट जो है कि नेक्स्ट जनरेशंस के लिए हमें कुछ करके जाना है और ग्राउंड वाटर को रखना है, एंड दीज आर एक्सीलेंट थॉट्स। तो इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, एक तो हाई राइजेस के लिए आई फील अकाउंटेबिलिटी हो पानी की इस समय, कि जैसे बिहेवियरल चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, तो उसका प्रोग्राम भी चल रहा है। अकाउंटेबिलिटी इन द सेंस कि मीटरिंग हो, जो जितना यूज कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हर एक सोसाइटी में अभी लगा नहीं है हाई राइज सोसाइटीज में, तो मीटर्स होने चाहिए, जिससे कि लोग भी ध्यान पूर्वक यूज करें पानी को, पानी की इंपॉर्टेंस को समझे। एक एसटीपी का जो रीयूज ऑफ वाटर है, एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। हालांकि यूज हो रहा है बहुत सी, क्योंकि हाई राइज में एसटीपी प्लांट्स भी हैं, तो वो जो रिसाइकल्ड वाटर है उसका सही उपयोग होना चाहिए। अभी भी मैं देखता हूँ ये जो हमारे पार्क्स हैं नोएडा के, काफी सारे जो पार्क्स है, वहां पर हम कई बार नीचे से पानी एक्सट्रैक्ट करके ही यूज करते हैं। हालांकि क्योंकि शायद एसटीपी प्लांट्स अभी हमारे पास आई थिंक लगभग 4 एसटीपी प्लांट्स और 6 और आने वाले हैं कुछ टाइम में, तो वो जो पानी है उसका यूजेज जो है प्रॉपर होना चाहिए। तीसरा था एक कॉर्पोरेट पार्टनरशिप की मैं बात करता हूं जब भी के जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने हैं, जैसे पॉन्ड्स बनाने हैं या रिजर्वायर्स बनाने हैं या जो भी, उसमें कॉर्पोरेट्स को भी भागीदारी उनकी होनी चाहिए, उनको भी लाना चाहिए आगे। और जो बात कर रहे थे अतुल जी का जो पॉइंट था कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कितनी सोसाइटीज में है, तो जो नई सोसाइटीज है उनमें सब में उपलब्ध है, ये मेजॉरिटी ऑफ देम में उपलब्ध है। लेकिन वही डिसिल्टिंग कई बार नहीं हो पाती है। जो देखिए, जो नोएडा जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर करीबन 600 से 700 एमएम के करीब जो वर्षा होती है, रेन होती है। तो इसमें से अगर हम 80% ऑफ पानी भी एक्सट्रैक्ट कर लें और 80% को भी हम जमीन के अंदर ले जाएं, तो नथिंग लाइक इट। आई थिंक उसी से हमारी आपूर्ति हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में अगर वो मोस्ट ऑफ द वाटर गोज इनटू उसमें चले जाता है, ड्रेन्स में चले जाता है, जो कि यूजेज में नहीं आ पाता है, तो वो उसको कैप्चर करना बहुत जरूरी है। तो होपफुली जो हाई राइज सोसाइटीज है उसमें तो कुछ किया गया है। तीसरा एक पॉइंट में जो बोल रहा, आज ही जो रिपोर्ट आई है अभी 2 मिनट आज ही मेरे पास आधा घंटे पहले आई है कि पोल्यूशन ऑफ यमुना है, उसको बहुत जरूर ख्याल रखना है। आज ही रिपोर्ट आई है कि उसमें एंटीबायोटिक्स की क्वांटिटी जो देखी गई है, एंटीबायोटिक्स सरप्राइजिंगली दैट वर्ड हैज बीन यूज्ड, उसमें हाई है क्वांटिटी है, और वो तो उसमें जो सीवेज जा रहा है या इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आपने बहुत अच्छी बात बोली थी कि एक तरफ हिंडन है और एक तरफ यमुना है। इन स्पाइट ऑफ दैट हम लोग एक क्राइसिस सिचुएशन की तरफ से गुजर रहे हैं कि इसमें, और उसके ऊपर हम कार्य करना चाह रहे हैं। तो यही मेरा एक पॉइंट था। आई थिंक
I would request Atul to now, Vinod ji, आप जैसा ठीक। हाँ अतुल जी, थोड़ा सा ये बताइए कि सुझाव के रूप में, जल्दी ज्यादा टाइम मिले, सुझाव के रूप में नोएडा की बेहतरी के लिए आपको जो, जैसे आपने एक फोटो डाली बड़ी अच्छी, तो क्यों नहीं पूरे शहर में जल संरक्षण को लेकर एक मुहिम चलाई जाए और ऐसा अभियान, चाहे वो वीडियो के जरिए हो चाहे फोटो के जरिए हो, लोग हमारे पास भेजें ताकि एक जागरूकता पैदा हो। वो स्टूडेंट के जरिए भी हो सकती है, नागरिकों के जरिए हो सकती है, आरडब्ल्यू के जरिए हो सकती है। क्यों अतुल जी? सर, मैं इसमें एक समाधान में नोएडा प्राधिकरण के अभी जो कार्यरत हैं आदरणीय ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह जी और राजीवा त्यागी जी, मैं उनको भी सजेशन दे चुका हूं और समाकांत जी इसमें सहमति दें। बहुत संक्षिप्त में खत्म कर रहा हूं कि हमारे अभी नोएडा में जो 203 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, 20,316 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, उसमें 6 एसटीपी अभी फंक्शनल है और 2 एसटीपी की भी कैपेसिटी बढ़नी है। 168 सेक्टर वाला जो सबसे बड़ा हमारे पास जो घर के पास है वो बनेगा। तो मेरा ये जैसे समाकांत जी ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी के जो अभियंता है वो वहां प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, तो माय सजेशन फॉर द नोएडा प्राधिकरण वुड बी कि हमारे जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, वो पिकनिक पे अगर उनको एक ट्रेनिंग के तौर पे अगर इन जगहों पे बताया जाए तो उन्हें नाज होगा कि हमारे समाकांत जैसे एक अधिकारी ने ऐसी प्लानिंग हमारे लिए करके दी, तो वो बहुत अच्छी होगी। अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। समाकांत जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट 10 सेकंड्स में सर। वी आर ओनली लेफ्ट विद 10 सेकंड्स। या अब 10 सेकंड्स। मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर मैं ये बता दूं कि 300 स्क्वायर मीटर ऊपर के जितने भी प्लॉट है सब में इंस्टॉल जरूर है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उनको बाद में वो फंक्शनल रह पा रहे हैं नहीं रह पा रहे हैं, उसके लिए सारे लोगों को, सारे नागरिकों को लगना पड़ेगा। पुलिसिंग से कुछ नहीं हो पाएगा, ना इतने स्टाफ है नोएडा प्राधिकरण के पास कि वो सबका घर जाके देख पाए कि उसके यहाँ फंक्शनल है कि नहीं है। सारी ग्रुप हाउसिंग में सब जगह इसका प्रावधान किया गया है। मैं एक ही निवेदन, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू राजीव जी। 10 सेकंड्स क्लोजिंग स्टेटमेंट, 10 सेकंड्स। नहीं, मैं सहमत हूँ। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और बहुत बढ़िया समाधान और बहुत बढ़िया सुझाव आए उसमें, और अच्छा लगा। ऐसे प्रयास जारी रहेंगे आने वाले दिनों में और कड़ियों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।